हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आके मौर्य बाय हिंदी पर। दोस्तों, ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी टीजीटी कक्षा 9-10 के लिए है, जो इसका भाग 2 है। भाग 1 में मैंने 50 क्वेश्चन पे चर्चा की थी। बाकी के 30 क्वेश्चन आज हम व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो पहला 121 नंबर क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। प्रश्न है, कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह निबंध है। कुटज क्या है? निबंध है। इस निबंध में यह बताया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कि हमें विकट परिस्थितियों में भी धीरज रखना चाहिए तथा अपने परिश्रम और शक्ति से उसका सामना करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे अशोक के फूल पूछा जाता है परीक्षाओं में, देवदारू, आम फिर बौरा गए और घर जोड़ने की माया। ठीक है, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है चांद सूरज के बिरन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकहानी या अर्ध कथानक। तो इसका उत्तर रहेगा अर्ध कथानक। ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित जो है रचना है, जिसकी रचना हुई थी सन 1641 में। तो हिंदी की पहली आत्मकथा जो थी वो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित अर्ध कथानक थी। ध्यान रखिएगा, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जंगल जहां से शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव या संजीव। क्या होगा? तो आपको बताना चाहेंगे, जंगल जहां से शुरू होता है इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह हैं संजीव। कौन है? संजीव हैं। इसमें क्या बताया गया है, जो है जंगल जहां शुरू होता है इसके बारे में कुछ बताया गया कि लेखक द्वारा रचित इस उपन्यास के केंद्र में मिनी चंबल के नाम से जाने जाने वाला पश्चिमी चंपारण है, जहां अपराध जंगल की तरह दूर दूर तक फैला हुआ है। अपराध जो है जंगल की तरह दूर तक फैला है। तो इसमें क्या बताया गया कि रचनाकार संजीव ने सर्वथा नई अरण्य गाथा यानी जंगल की गाथा इस उपन्यास में पेश की है। संजीव के कुछ और उपन्यास हैं, फांस, किशनगढ़ के अहेरी, धार, सूत्रधार, सर्कस इत्यादि। अगला प्रश्न है, बरिया बीती बल गया, असबुरा कमाया, हाथ जिन छाड़े हाथ तय, दिन नेड़ाया। ये पक्ति किसकी है? कबीरदास जी की, रहीम की, सूरदास या घनानंद जी की। तो ये पक्ति है संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की उपशाखा ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिसको संत काव्य धारा जाना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे और कबीरदास की जो रचना थी वो बीजक नाम से लिखी गई। 125 नंबर, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या अज्ञेय जी। तो तोड़ती पत्थर वह है सूर्यकांत पासी निराला जी की, जो कि एक छायावादी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इनकी कुछ रचनाएं और हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपरा, राग विराग इत्यादि। अगला प्रश्न है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? 126 नंबर, रत्नावली के द्वारा कि तुलसीदास, की बिहारी, की रामानंद के द्वारा।
ध्यान दीजिएगा, जो तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली, वो भी एक विदुषी महिला थी, उन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी। ठीक है, तो रत्नावली दोहा संग्रह तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित है तथा मुरलीधर चतुर्वेदी ने रत्नावली चरित नाम से रत्नावली देवी का जीवन चरित्र लिखा है। साकेत किसकी कृति है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैत्री शरण रामधारी सिंह दिनकर, धनपी भारती, जयशंकर प्रसाद। तो साकेत जो है मैत्री शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जीवन चरित्र या उनका वियोग वर्णन जो है बताया गया है। इसकी रचना जो है कब हुई थी? 1931 में, 1931 में हुई थी और 1931 में हुई थी। अब इस रचना पर साल 1932 में मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके कुछ रचनाएं और हैं: भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, जय भारत इत्यादि। अगला प्रश्न है 128 नंबर। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रेयर्सन या नामवर सिंह? तो ये कथन जो है रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, कुल मिला के आप जानते हैं कि जो तद्भव शब्द है वो संस्कृत से परिवर्तित होकर कुछ कारणोंवश परिवर्तित होकर वो तद्भव में बदल गए हैं। ठीक है, तो हिंदी मार्क्सवादी आलोचकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं: प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 129। यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहयो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। यह पंक्ति जो है में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, या मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग से मिल सका। और श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, या मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। इसका ऑप्शन सही होगा, मैं बता दूं, ये सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी में क्या दिया है? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। सी वाला सही है, सी और डी। ठीक है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, ये दोनों सही होंगे। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, या सहचर है समय? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी आत्मकथाएं हैं। तो तिरस्कृत जो है 2002 में, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, ये दोनों जो है 1991 में। ठीक है, और जबकि ये जो बसंत से पतझड़ तक, ये रविंद्रनाथ त्यागी की संस्मरण है। ठीक है, बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी की संस्मरण विधा की रचना है। और जो तिरस्कृत है, तिरस्कृत जो है जो 2002 में लिखा गया, या सूरजपाल चौहान की है। सूरजपाल चौहान एक दलित आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की है। ये जो है रामविलास शर्मा की है, रामविलास। ठीक, और फिर सहचर है समय, ये रामदरस मिश्र की है, रामदरस मिश्र। ठीक, अगला प्रश्न। अब देखिए 31 से 35 5 क्वेश्चन जो है आपके ये गद्यांश से है, पैसे दिया हुआ है, उसी पैसे को पढ़ने के बाद फिर उत्तर देना है। तो ईर्ष्या का काम जलाना है, किंतु सबसे पहले वह उसी को जलाती है।
ठीक है। ईर्ष्या का काम जलाना है, पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल की गुबार निकालने के लिए मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम क्या है? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम है जलाना। क्या है? जलाना। गद्य में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। ठीक है, ध्येय का अर्थ होगा इसमें लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है, उपासना की गई है। तो कुल मिला के गद्यांश के अनुसार देखा जाए तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की हमेशा खिल्ली उड़ाई गई है, मजाक उड़ाया गया है। 134 अपव्यय का क्या अर्थ होगा? खर्च होगा, कम खर्च होगा, अधिक खर्च होगा या फिजूल खर्च। तो अपव्यय का अर्थ क्या होगा? तो अपव्यय का अर्थ यहाँ पे फिजूल खर्च होगा, ध्यान रखिएगा। 135 गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या होगा, निंदा होगा, ईर्ष्या से लाभ या अपव्यय। तो बहुत सटीक जो इसका शीर्षक होने वाला है वो ईर्ष्या होगा। ठीक है। 136 नंबर की बात करें तो संख्यावाचक, इनमें कौन सा संख्यावाचक गुणवाचक विशेषण नहीं है? मैं संख्यावाचक कह रहा हूँ, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? काला, लंबा, 50 या युवा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 50। ठीक है, 50 जो है क्या है? संख्या है और ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न बात करें 137 नंबर। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है क्या होगा? अनदेखा करना, गुस्सा करना, प्यार दिखाना या चालाकी दिखाना। तो सिंपल सी बात है, बहुत सरल क्वेश्चन है, अनदेखा करना। अगला प्रश्न है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या इनमें से कोई नहीं। तो संधि के बारे में अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जान सकते हैं। किसी भी शब्द को देखकर आप तुरंत बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसमें जो है गुण संधि होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 139 नंबर। राधा जा चुकी होगी, है ना? राधा जा चुकी होगी वाक्य किस काल को संकेतित करता है? संगृहीत भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत या सामान्य भूत। राधा जा चुकी होगी, तो इसका उत्तर हो जाए संदिग्ध भूत। ठीक है। अगला प्रश्न है अन्ना हजारे ने 27 दिसंबर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस वाक्य में क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। इसमें अन्ना हजारे जो है करता है, ठीक है, तो क्रिया, ठीक है, कृतवाच्य। 127 नंबर। तीन रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा समास पहचानने की भी ट्रिक मैंने 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो में बताई है, आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समास को पहचान सकते हैं। तो वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। 142 नंबर की बात करें। एक की वर्तनी शुद्ध है कौन सी? आविष्कार की, देवारसी की या निशब्द की या जमाता की। ठीक है, तो शुद्ध कौन है? पहला वाला
आविष्कार, आविष्कार शुद्ध रूप दिया है, बाकी आविष्कार का अर्थ होता है नवनिर्माण करना। ठीक है। अगला प्रश्न है आप बैल मुझे मार। आप बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ सही अर्थ है बैल को जानबूझ मारना, बैल को मारने के लिए आमंत्रित करना, जानबूझ के आफत मोल लेना या बैल से लड़ाई करना। तो कुल मिला के यही होता है जानबूझ के आफत मोल लेना, यही होता है आप बैल मुझे मार। किस क्रमांक में कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? परिवार योग, परिवार ठंडा, किनारा ठंडा या वंश किनारा। 144। तो हो जाएगा डी वर्ष, वंश और कुल। ठीक है। वंश पहले कुल का अर्थ होगा वंश, दूसरे कुल का होगा अर्थ किनारा। ठीक है। समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न है 145 नंबर। पराधीन का संधि विच्छेद क्या है? परधन आधीन, अधीन, पराधन अधीन, परधन आधीन, पराधन आधीन। तो इसका उत्तर होगा परधन अधीन। ठीक है दोस्तों, संधि पहचानने की भी ट्रिक मैंने बताया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? चिकनाहट, लिखावट, थकावट या सजावट, कौन सा नहीं बनेगा? बिल्कुल पहला चिकनाहट, आहट शब्द से बना है, आहट प्रत्यय से बना है चिकनाहट, बाकी में सब में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। 147 नंबर। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? मैंने अनेकों एकांकियाँ पढ़ी हैं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसके पास केवल 5 रुपए मात्र हैं, पिताजी वापस लौट आए हैं। तो कौन सा? तो इसमें आंसर होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही शुद्ध है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है घर की मुर्गी दाल बराबर। कहावत का अर्थ है घर की मुर्गी को दाल बराबर दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, घर की मुर्गी को दाल बराबर मूल्यवान समझना, मुर्गी और दाल खाना। तो कुल मिला के यही होता है अपने आदमी को कम महत्व देना, ये होता है इसका उत्तर। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है। जिसमें कारक आ गए वह हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये ध्यान रखना है। समास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है वीडियो में, आप इसको देखें। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, 2 छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तो यहाँ पे बालक पतंग उड़ा रहा था, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं हुई है, बाकी सब में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। बालक यहाँ पतंग, पतंग क्या है? कर्म है, ध्यान देना। चलिए, तो ये थे बचे हुए 30 क्वेश्चन। दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन वीडियो पहले ही भेज दी है और प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें और प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।